साजिद तारिड़ साहब, सर आपका शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले कि आपने इंतहाई मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे लिए। सर सबसे पहले सवाल आपके सामने रखूंगा और ये फरमाइएगा कि रोज़ बदलती हुई सूरत हाल को हम देखते हैं और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को आपने बहुत करीब से देखा है, आप उन्हें जानते हैं, उनके मिजाज को जानते हैं, ये बताइए कि सर कि कितना वो ख्वाह हैं जल्द मामलात को तय करने में और ईरान के साथ, क्योंकि अभी वो बात कर रहे हैं सफारतकारी की, तो वो कितना जल्दी चाहते हैं कि ये डायलॉग का मरहला है जो है वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे बयानात सामने आते हैं उनकी जानिब से भी और दूसरी जानिब से भी, या फिर पसे पर्दा कुछ और मुहर्रकात हैं कि ये मामला जो है डिले होता हुआ दिखाई देता है। आज मैं समझता हूं इस जंग को 96 दिन हो चुके हैं और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये नहीं चाहते थे कि जंग 96 दिन तक जाए। सबसे पहले तो जो एक पिक्चर ड्रा की गई बीबी नेतन्याहू की तरफ से कि 2 दिन की गेम है, उसके बाद वहां पे इजराइल की एम्बेसी बनेगी और हरमूस हमारा और फिर आप क्यूबा चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये उससे मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन इससे पहले कि मैं थोड़ी इसमें डिटेल में जाऊं, मैं थोड़ी सी एक आपको दुनिया के अंदर एक न्यू नॉर्म जो है वो होता दिखाना चाह रहा हूं कि अब इस वक्त न्यू नॉर्म क्या बन रहा है। एक मैं बड़े दिनों से एक चीज नहीं देख रहा हूं, कहते जंग बंद है लेकिन झड़पें जारी हैं। ये मैंने एक नई चीज से की। अब कल जो आप अभी अभी आपके इब्तिदाइये में जो कांग्रेस के अंदर बात हुई और कल जो सेनेटोरियल हियरिंग थी जिसमें मार्को रूबियो साहब ने भी स्टेटमेंटें दी और उन्होंने बिल्कुल ऐलान किया कि जंग तो बंद है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहते हैं जंग तो बंद है, जंग बाकी। लेकिन देखें कुवैत के अंदर कल क्या हुआ, मिसाइल क्या हो रहे हैं, तैयारियां उस अंदर खिते के, तो दर हकीकत इसको ट्विस्ट किया जा रहा है। देखिए वकीलों की, मैं खुद एक वकील हूं, वकील जबान को ट्विस्ट करने की ट्रेनिंग होती है हमारी। कल जो मार्को रूबियो साहब ने कहा कि हम अब इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है वर्ड सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जंग के जुमरे में नहीं जाता, क्योंकि जब कोई आप पे अटैक करता है आप तो उस पर रिटेलिएट करते हैं, वो जंग नहीं है। तब अब ये न्यू नॉर्म ये है कि ये यहाँ पे एमओयू भी साइन हो जाएगा, यहाँ पे फायर की भी बातें चलती रहेंगी, यहाँ पे झड़पें भी जारी रहेंगी, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ भी बढ़ता नजर आएगा। मेरा ये इसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि क्या इराक गए, इराक के अंदर अमन है आज? क्या लिबिया जब गए हम, तो क्या लिबिया उसके बाद जो है पुरसुकून है? अफगानिस्तान आज तरक्कियों को छू रहा है? क्या यमन के अंदर सुकून है? क्या सीरिया के अंदर बिल्कुल शांति है? तो दर हकीकत मेरे ख्याल में, अगर जो मैं मुझसे जाती तौर पर पूछा जाए, तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव ही नहीं कि उस खिते को पुरअमन छोड़ा जाए। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन। देखिए 2 चीजें इस खिते में, वहां उस जंग में जाने से पहले वेनेजुएला गए। वेनेजुएला क्या था, एक तो तेल पे कब्जा था, दूसरा चाइना को तेल जा रहा था, उसको रोका जाए। फिर उसके बाद ईरान गए, ईरान के अंदर क्या था, 2 चीजें बताऊं। वहां पे एक तो इजराइल के ऑब्जेक्टिव हैं, ग्रेटर इजराइल के, और दूसरा वहां से तेल कहां जा रहा था, चाइना जा रहा था, उसको भी इंटरप्ट किया गया। फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव सी पैक है, उसका भी है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस वक्त अगर देखा जाए तो कई मुसन्नफीन, बड़े बड़े स्कॉलर जो इसके ऊपर ऐसे लिख चुके हैं कि अमेरिका छोटी छोटी जंगों से निकल के चाइना पे तवज्जो देनी चाहिए, और वो दे रहे हैं। इस वक्त भी मेरी नजर में अगर देखा जाए तो ईरान और यूक्रेन ये सब एक बहाना है। ओरिजिनली टारगेट जो है चाइना की ग्रोथ को किसी ना किसी तरीके से रोकना, टाइम बाय करना, और उसके साथ इजराइल जो है उसको मिडिल ईस्ट के अंदर एक पावर, रीजनल पावर बनाना, ये ऑब्जेक्टिव है। और अब खुद मैं समझता हूं आप और आपके देखने वाले डार्ट्स को ये जोड़ने की कोशिश करें कि इसमें कौन क्या जीत रहा है, हार रहा है। आज अगर देखा जाए तो इस वक्त जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके हालात आप देख लें, इकॉनमी उनकी देख लें। फिर उसके बाद आज देखें कि वहां से, अब यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, यहां अमेरिका को जंगें दूर सूट करती हैं, जो कि अटलांटिक से दूसरी साइड पे यह जंग भी सूट करती है, बहुत फासले पर है। असला भी बिक रहा है, यहां पे ना गाड़ियां बनती हैं ना मोटरसाइकिल बनते हैं, यहां पे सिर्फ मिसाइल बनते हैं और फाइटर जहाज बनते हैं, वो बिक भी रहे हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो एक तो जंग बहुत दूर है, एक बूंद भी तेल की हरमूज से निकल के अमेरिका नहीं आती, लेकिन जहां जहां जाती है जरा उसको देखें ट्रैक को। यूरोप चौक है आज,
चाइना के ऊपर प्रेशर है, दुनिया में महंगाई है। अच्छा, तार साहब, मेरे साथ डॉक्टर सुंदस भी मौजूद हैं। मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूं और फिर इसी पॉइंटर को मैं आपके सामने दोबारा से टेबल पर रखूंगा। डॉक्टर सुंदस साहब, फरमाइएगा, जिस तरह से अभी साजिद तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो चाइना को एनकाउंटर करने के लिए हैं, तो क्या इसमें वाकई ही अमेरिका कामयाब होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से अभी तारड़ साहब ने भी कहा? लेकिन चाइना के इन्वॉल्वमेंट इज जस्ट वन पॉइंट। आपने पहले दिन से सबसे बड़ी बात एक आगाज, एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी जो कि दुनिया के रिपब्लिकन भी अब इस बात को मान गए। आपने देखा कल उनके ऐवान में, अमेरिकी ऐवान में क्या हुआ, 4 रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के साथ खड़े थे, ठीक है, जिसको एक मुजाहिदा किस्म की रिपोर्ट जो ट्रम्प साहब बयान फरमा रहे हैं जनाब के, तो बेमायनी किस्म की कोई रिपोर्ट थी। अब तो मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है, आप देखेंगे रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हैं जो कि इस हक में नहीं है। अमेरिकन खुद इस जंग में नहीं है। एक एवरेज अमेरिकन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, महंगाई से उसी तरह मुतासिर हो रहा है जैसे कि तमाम दुनिया के मिडिल क्लास जो है वो पूरी तरह मुतासिर हो रही है। तो ये जो उनकी कैलकुलेशन थी कि उन्होंने ईरान को गलती से वेनेजुएला या कोई और ऐसा मुल्क समझ लिया था कि 2 दिन की बात होगी, तो अभी ट्रम्प बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब सरेंडर की जो बातें कर रहे हैं कि अगर वो डील मान जाते हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिकन सरेंडर करेगा। ये तो एक बहुत से पॉलिटिकल सियासी करियर की डोनाल्ड ट्रम्प की, कि अगर वो सरेंडर कर जाते हैं एज इट इज डील्स को मानकर, तो अभी वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते के आखिर में, जनाब आखिर क्या, कल जुमेरात है, परसों जुमा है, तो 3-4 दिन रह गए इस हफ्ते के खत्म होने में, और अगले हफ्ते, हमने पिछले हफ्ते कह रहे थे अगले हफ्ते बात हो जाएगी। आज बुध का दिन भी गुजर गया, अभी तक तो जुमेरात का दिन भी गुजर गया, कोई हमें कोई इस हफ्ते के आखिर में कोई डील जो है वो क्लोज होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब कि ना उनको डील एग्री कर रहे हैं, ना वो सरेंडर कर सकते हैं। वो उन्होंने जीतना तो है, जंग जीतने का, अमन की नोबेल प्राइज लेने की जो ख्वाहिश लेकर निकले थे, अब कहाँ से लेंगे नोबेल प्राइज? अब वो दूसरी तरह फंस चुके हैं। मई में पेंटागन के एक तखमीने के मुताबिक ये जो उनकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी थी, $29 अरब जो है वो नुकसान हुआ है अमेरिका का। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं तो इस तखमीना कम है, इससे भी ज्यादा है। आपने देखा थ्रूआउट जो व्हाइट हाउस की जानिब से बदलते हुए बयानात सामने आए हैं, पेंटागन की इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट्स तो उससे एग्री ही नहीं कर रही थी, ठीक है। तो वो सिर्फ दुनिया के सामने एक अनप्रेडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रम्प की यूएस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंसी को अनप्रेडिक्टेबल शेकी